केंद्र सरकार ने 11 मार्च को देश में सीए लागू कर दिया। इसके बाद से विपक्ष के तमाम नेताओं ने सीए को न सिर्फ असंवैधानिक बताया, बल्कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने यह ऐलान कर दिया कि वो अपने राज्यों में सीए को लागू नहीं होने देंगे। यही नहीं, विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीए के जरिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय को बांटकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। अब विपक्ष के सीए विरोध और ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोपों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा खोल दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट शो में सीए के मुद्दे पर अमित शाह ने न सिर्फ सीए पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, बल्कि विपक्ष पर शरणार्थियों के दुखों का मजाक बनाने का आरोप भी लगा दिया। विपक्ष के किस नेता ने सीए पर क्या क्या कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने उसका क्या जवाब दिया, एक एक करके आपको सब सुनाते हैं, सब बताते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सीए लागू करके बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों के वोट से जीत हासिल करना चाहती है। उनके इस आरोप का गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। दोनों की बातें खुद सुनिए। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना? बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोज़गार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद आपको सुनाते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीए पर क्या कहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने सीए को राज्य में न लागू करने का ऐलान कर दिया है। इस पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लोगों में खौफ पैदा करने का आरोप लगा दिया है। सुनिए। हम क्या को पसंद नहीं करते इसी के लिए उसमें जो 5 कम्युनिटी को रख दिया, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू और है 4-5 है, सिख, जैन है। पारसी भी है, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन को आप देखिए मणिपुर में कितना चर्च आग जला दिया, उसको भी निकाल देने के लिए एक फैसला है।
अगर आपको करना चाहिए था कोई कामयाबी कोई कानून, तो आप 2019 में 20 में पास हुआ था, हम लोगों ने अपोज किया था। तो चुनाव का 2 दिन पहले करने का मतलब क्या होता है? ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का अहित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। इसके अलावा सीए पर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने ये घोषणा की है कि वो सीए के खिलाफ हैं और इसे अपने राज्य में ना लागू करेंगे और ना होने देंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। पर जैसे वेरिफिकेशन वगैरह है, पूरा जो ग्राउंड पे तो चेकिंग होगी ना, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेंगे। क्या वेरीफाई करना है? सिर्फ पोर्टल के थ्रू? वो तो इंटरव्यू में लेकर आएंगे कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, देखिए मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है। और वो राज्य में नहीं होगा इंटरव्यू? इंटरव्यू राज्य में भी हो सकता है, भारत सरकार करेगी। तो कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करना ही होगा। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स। और क्या यहाँ मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, क्या वो तमिलनाडु में गए हैं? वहां पर मतलब स्टालिन इसको इतना बड़ा भाई, मैं इशू कोई बना पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। एक भी है तो उसको नागरिकता देंगे। अब आपको बताएंगे कांग्रेस के नेताओं ने सीए पर क्या क्या कहा। सबसे पहले बात कांग्रेस नेता जयराम रमेश की। जयराम रमेश ने सीए को असंवैधानिक बताते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। The Jagat Guru of Jhoot is Narendra Modi, and the junior Jagat Guru of Jhoot is Mr. Amit Shah. The fact is that the CAA rules, it took 4 years and 3 months to promulgate these rules. The law was passed in December 2019. It was a controversial law because citizenship is never based on religion. This goes against the constitution. But why did it take 4 years and 3 months to come out with the rules? Why didn't they come out with the rules 6 months or 1 year later, which is the normal case? Now, they have done so because just 1 month before the election, to polarize West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat and other states, they have come out with these rules. So this is cynical, this is mischievous, and this is designed solely to polarize the election. That's all. There is no great concern for people living in Hindus living in Pakistan, Afghanistan or Bangladesh. This is all related to elections. पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं।
अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। यही नहीं, कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर तो ये तक कह गए कि 24 के चुनाव में अगर कांग्रेस की जीत हुई, यानी इंडिया अलायंस की जीत हुई, तो वो सीए को रद्द कर देंगे। इस पर भी गृह मंत्री की प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। It is clearly timed 4 years after the passage of the bill, just for their benefit in these elections. And I will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law beyond any shadow of a doubt. It's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion into our citizenship and into our nation's life. This is wrong, and we certainly should not tolerate it in the interests of our country. उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इसी स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है, और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है, और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। इस खबर में इतना ही। सीए से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।